Hello. In my last class, we have discussed the hashing concept and basic concept what is hashing, why it is important, and basically it is using for the searching purpose. Whenever we store any data element according to its key, that is the unique identification of that data record, then we can call it as it is a kind of hashing concept. जैसे कि हम नॉर्मली अपनी बुक्स जो हम पढ़ते हैं, उस बुक्स में आपने देखा होगा जो स्टार्टिंग में आपको इंडेक्स मिलता है। जिस इंडेक्स में जब भी आपको कोई कंटेंट अगर उस बुक में 400 300 पेज की कोई बुक है, अगर उसमें कोई कंटेंट सर्च करना है, तो हम इंडेक्स वाले पार्ट पे जाकर उसका स्पेसिफिक कंटेंट के कीवर्ड को सर्च करते हैं और उसके पेज नंबर को सर्च करते हैं और डायरेक्टली हम उस बुक के उस पर्टिकुलर पेज नंबर पे जाके उस कंटेंट को रीड कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली हैशिंग का कॉन्सेप्ट है, इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट है, जिससे कि हमें डेटा कंटेंट को सर्च करने में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक छोटी टेबल हम क्रिएट कर लेते हैं स्टार्टिंग में ही, उस छोटी टेबल पे हम उस डायरेक्ट एड्रेस को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं बाय द कंपैरिज़न ऑफ की और डायरेक्टली हम उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके उस कंटेंट को रीड आउट कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है, काफ़ी कुछ हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। आज ये जो वीडियो है ये थोड़ा-सा मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होगा जिससे कि आप इन कॉन्सेप्ट्स को और बेटर तरीके से समझ सकें। तो यहाँ एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने एक टेबल स्टूडेंट टेबल ले रखी है जिसमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, मेंशन है, जैसे स्टूडेंट की आईडी हो गई, उसका नेम है, क्लास, मार्क्स एंड इसी प्रकार से सारा उनकी कैटेगरीज़ वगैरह हैं। अब अगर इस प्रकार के स्टूडेंट के रिकॉर्ड को हमको हैशिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ करके उसको मेमोरी में स्टोर करना है, उसके रिकॉर्ड को सेव करना है, तो क्या कॉन्सेप्ट यूज़ होगा? तो जैसा कि हैशिंग ये कहता है कि सबसे पहले तो आप उस की वैल्यू को फाइंड आउट करिए पूरे के पूरे डेटा रिकॉर्ड में जो उस पर्टिकुलर डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा हो। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे इस पूरे डेटा में जो आईडी प वाला पार्ट है वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है ईच एंड एवरी स्टूडेंट को। So that's why I'll pick this ID part as a key. And finally, what we need to do, we have to create one direct address table. And here we have the main memory. यहाँ पे आप थ्री पार्ट्स आप देख सकते हैं। तो जो सबसे पहला जो डायरेक्ट एड्रेसिंग वाला कॉन्सेप्ट था, डायरेक्ट एड्रेसिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी की है किसी डेटा की, उस की के अकॉर्डिंग आप डेटा को स्टोर करिए। तो दैट्स व्हाई अगर पहले स्टूडेंट की जैसे कि की 1 है, तो जो डायरेक्ट एड्रेस में मतलब इट मीन्स जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, उतने ही नंबर ऑफ डायरेक्ट एड्रेस टेबल, उतने ही साइज़ की डायरेक्ट एड्रेस टेबल क्रिएट हो जाएगी। अब पहली स्टूडेंट आईडी के लिए पहले प्लेस पे उसका रिकॉर्ड स्टोर हो जाएगा। इट मीन्स इस पर्टिकुलर ब्लॉक में जो एड्रेस है वो उस मेन मेमोरी का एड्रेस है, अगर देखा जाए कि जहाँ पे हमारे डेटा को स्टोर करना है। वेट अ मिनट। फाइन। तो जैसा कि अब हमारा जो पहला रिकॉर्ड है वो पहले प्लेस पे, दूसरा रिकॉर्ड दूसरे, उसका एड्रेस दूसरे प्लेस पे, तीसरे रिकॉर्ड का तीसरे प्लेस पे, चौथे रिकॉर्ड का चौथे प्लेस पे, सो ऑन। इसी तरीके से डायरेक्ट एड्रेस टेबल में हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट आईडी के अकॉर्डिंग उनके एड्रेस स्टोर हैं और वो एड्रेस एक्चुअल में ये बता रहे हैं कि जैसे कि ये पहला वाला जो रिकॉर्ड है वो मेन मेमोरी में कहाँ स्टोर है, सपोज दैट मेन मेमोरी में यहाँ स्टोर है। सेकंड वाला रिकॉर्ड सपोज दैट यहाँ स्टोर है। इसी प्रकार से जो थर्ड रिकॉर्ड है सपोज दैट इस पर्टिकुलर प्लेस पे स्टोर है, फोर्थ रिकॉर्ड इट में बी पॉसिबल इस जगह पे स्टोर है, फिफ्थ नंबर रिकॉर्ड इस जगह पे स्टोर है। इस तरीके से हमने क्या किया हुआ है कि डायरेक्ट एड्रेस टेबल बनाई हुई है जिसमें जो एड्रेस एसोसिएटेड है इन पर्टिकुलर की से डायरेक्ट एसोसिएटेड, यानी हर एक पर्टिकुलर की के लिए एक पर्टिकुलर स्पेस एलोकेट किया गया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम स्टोरिंग की बात करें, अगर एक्सेसिंग की बात करें तो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा क्योंकि इफ यू नो द की ऑफ पर्टिकुलर स्टूडेंट, लाइक सपोज दैट 9th नंबर स्टूडेंट, अगर आप की बात की जाए कि भाई इसका रिकॉर्ड कहाँ है, क्या है, तो दैट्स व्हाई फर्स्ट यू विल आस्क कि इसकी की क्या है। जैसे कि इसकी की 9 है, तो आपको जैसे ही 9 पता चलेगा वैसे ही आप डायरेक्ट एड्रेस टेबल के 9th नंबर पोजीशन पे, इंडेक्स पोजीशन पे जाओगे और 9th नंबर इंडेक्स पोजीशन पे आपको एड्रेस मिल जाएगा कि इस पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है उसका रिकॉर्ड सपोज दैट इस प्लेस पे हो, डायरेक्ट यू कैन एक्सेस दैट data from the main memory. So how much time you are spending, you are just spending only to find out the key, and according to that key you are trying to find out the location, and directly you can reach into that location and you can access the data. So basically we can say that it's a constant amount of time that we are taking to access the record of a particular student if we know the key of that student and if we are following the concept of direct address table.
बट हियर इज अ वन इशू, लेट्स सपोज दैट कि हमारे पास में अगर 1 लाख स्टूडेंट का रिकॉर्ड है या 2 लाख स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, तो उसके सेम कंपैरिजन में हमारी डायरेक्ट एड्रेस टेबल भी बनेगी और उसके सेम कंपैरिजन फिर हमको मेन मेमोरी में यहाँ पे डेटा स्टोर होगा। तो मेन मेमोरी का तो लॉजिक कोई वो नहीं है, वैसा है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हो कि जो डायरेक्ट एड्रेस टेबल है वो नंबर ऑफ एलिमेंट के अकॉर्डिंग उसी एक्सपेंशन में ग्रो कर रही है। और उसी एक्सपेंशन में ग्रो करने की वजह से प्रॉब्लम क्या होगी कि एक तरह से जो हमारा मेमोरी है वो काफ़ी वेस्ट हो रही है, काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होती जा रही है। तो कॉन्सेप्ट ये आता है कि क्यों ना हम एक काम करें कि चूँकि हर समय ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्लॉट बिज़ी हो डायरेक्ट एड्रेस टेबल का। अब चूँकि हमें पता है कि सपोज़ दैट हमारे पास में, जैसा हमने पिछले एग्ज़ाम्पल लिया था कि हमारे पास में एक सीरियल सिक्योरिटी नंबर है, लेट्स सपोज़ दैट हमारे पास में मतलब 4 डिजिट है कोई सीरियल सिक्योरिटी नंबर है, लाइक सपोज़ दैट 99999। अगर 4 डिजिट का सीरियल सिक्योरिटी नंबर है तो दैट्स व्हाई हमको कितनी डायरेक्ट एड्रेस टेबल बनानी पड़ेगी, 1 से लेकर अगर देखा जाए तो 9999 इतने तक की हमको डायरेक्ट एड्रेस टेबल बनानी पड़ेगी। अब अगर हमारे कंपनी में केवल और केवल 100 एम्प्लॉई हैं, यानी कि 100 एम्प्लॉई को ही केवल ये सीरियल सिक्योरिटी नंबर असाइन किया गया होगा, तो टेबल की साइज़ तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो नंबर ऑफ कीज़ हैं वो 100 एम्प्लॉई के लिए 100 कीज़ ही होंगी। कीज़ कम हैं और टेबल की साइज़ ज़्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी जो मेमोरी वेस्ट है उसको सेव करने के लिए कॉन्सेप्ट ये आया कि क्यों ना हम ऐसा कॉन्सेप्ट यूज़ करें जिसमें टेबल की साइज़ कम रखें। क्योंकि ऑब्वियस है, जितना अब अगर मैं एक बुक के इंडेक्स की ही बात करता हूँ, बुक का इंडेक्स मैक्सिमम आपको 2 या 3 पेजेज़ का मिलता है, तो आप ईज़ी गोइंग वे पे किसी भी कंटेंट को सर्च कर लेते हो। वही बुक के पे का इंडेक्स अगर आपको मान लीजिए 50 पेज का मिल जाए, तो फिर उसमें भी आपको वही सेम टाइम लग रहा है। पहले तो आपको जाकर उस इंडेक्स लोकेशन को सर्च करना पड़ रहा है, कौन सा यूनिट है, इट मीन्स इट में टेक टाइम। जैसे-जैसे टेबल की साइज़ ग्रो करेगी, वैसे-वैसे टाइम भी काफ़ी ज़्यादा उसी प्रोपोर्शनल में बढ़ता जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि क्यों ना ये जो टेबल की साइज़ है, उसको एक लिमिटेड साइज़ का रखा जाए। अननेसेसरी का एज़ पर दी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एलिमेंट उसको इंक्रीज़ ना किया जाए। तो लेट्स सपोज़ दैट वही सेम एग्ज़ाम्पल के लिए हमने यहाँ पे जो टेबल की साइज़ ले रखी है, वो 5 एलिमेंट की ले रखी है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 मैक्सिमम एलिमेंट की जो कीज़ हैं वो इसमें स्टोर हो सकती हैं। Okay, and one more thing is there कि when we were going through with the direct address table, और फिर जब हमने इसके ड्रॉबैक को डिस्कस किया था, तो हमने ये डिस्कस किया था कि भाई हैश जो टेबल है, ठीक उसकी साइज को कितना कम अपन रख सकते हैं। तो हमने ये डिसाइड किया था कि 1/2 डेटा की साइज टेबल की साइज रखा, 1/5 टेबल की साइज रखा जाए या 1/10 टेबल की साइज रखा जाए, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हमने वहाँ डिस्कस किया था। खैर, अभी मैंने इसको 1/5 और 1/10 का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करते हुए, मैं केवल एक जनरल आइडिया के थ्रू मैंने लिया कि भाई यहाँ टेबल की साइज़ हमारी 10 थी, अब मैंने टेबल की साइज़ लेट्स सपोज़ दैट 5 ले ली है। तो कैसे हम यहाँ पे अब चूँकि डेफ़िनेटली एलिमेंट 10 है और हैश टेबल की साइज़ हमारी 5 है, तो कैसे एसोसिएशन होगा? कैसे यहाँ किसी डेटा एलिमेंट के लिए जो एक पर्टिकुलर हैश टेबल में ब्लॉक एलोकेट होगा, वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ देखते हैं। तो हैश टेबल में जो एड्रेस एलोकेशन होता है वो हैश फंक्शन के थ्रू होता है। जो ये कॉन्सेप्ट है इसको हम हैश फंक्शन का कॉन्सेप्ट कहते हैं। हैश फंक्शन के थ्रू होता है। अब कई टाइप के अलग-अलग हैश फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो कौन-कौन से हैश फंक्शंस हैं जिनके थ्रू हम हैश टेबल में मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है, जो पहला हैश फंक्शन है, दैट इज़ डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड वो बेसिक मेथड है, जो सबसे बेसिक मेथड जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें कि हमने एक h नाम का फंक्शन है, उसपे यहाँ पे की हम पास करेंगे और एक्चुअली जो बेसिकली ऑपरेशन परफ़ॉर्म होगा, की मॉड्यूलो हैश टेबल की साइज़। अब यहाँ पे हैश टेबल की साइज़ हमने ले रखी है, लेट्स सपोज़ दैट 5। तो दैट्स व्हाई अब जो भी की होगा, डेटा रिकॉर्ड का जो भी की होगा, उसपे हम मॉड्यूलो ऑपरेशन परफ़ॉर्म करेंगे टेबल की साइज़ के साथ में, और जो रिज़ल्ट आएगा वो एक्चुअल में वो लोकेशन होगी, जिस पर्टिकुलर है लोकेशन पे हमको हैश टेबल की उस लोकेशन पे उस पर्टिकुलर डेटा रिकॉर्ड का एड्रेस स्टोर करना है। लेट्स सपोज दैट सबसे पहले हम जॉन की बात करते हैं, जिसकी आईडी 1 है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे हैश फंक्शन में 1 पास होगा, और फिर जब 1 पास होगा तो 1 मॉड्यूलो 5 इज इक्वल्स टू 1। सो दैट्स व्हाई बेसिकली जो जॉन का रिकॉर्ड है वो पहली लोकेशन पे स्टोर होगा। इट मीन्स इस पहली लोकेशन पे जो हमारे पास में एड्रेस होगा, मेमोरी का जो एड्रेस होगा, वहीं पे जॉन का रिकॉर्ड स्टोर है। लेट्स सपोज दैट दिस इज द फर्स्ट लोकेशन ऑफ द मेमोरी एड्रेस। गॉट इट? देन अगर मैं अर्नोल्ड की बात करता हूँ, जहाँ पे आईडी 3 है, तो ऑन दैट सिचुएशन 3 मॉड्यूलो 5, इट मीन्स थर्ड नंबर वाले प्लेस पे अर्नोल्ड का रिकॉर्ड स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एलेक्स की, जब यहाँ पे एलेक्स की बात करता हूँ, इसकी चूंकि आईडी 6 है, तो 6 मॉड्यूलो 5 हम परफॉर्म करेंगे तो हमको यहाँ मिलेगा 1।
एंड वंस विल चेक हियर कि यहाँ पे जब पहले नंबर वाले ब्लॉक पे हम जाएंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे डेटा रिकॉर्ड स्टोर है जॉन का। इस प्रकार की सिचुएशन जब एक ही मेमोरी ब्लॉक के लिए एक से ज्यादा डेटा रिकॉर्ड रिक्वेस्ट करते हैं, उस प्रकार की कंडीशन को हम कोलिजन कहते हैं। गॉट इट? तो एक अच्छा हैश फंक्शन भी चूज करना बहुत जरूरी टास्क हो जाता है, जिससे कि कम से कम कोलिजन ऑकर हो। और हमने डिस्कस भी किया हुआ है कि 100% कोलिजन को रिजॉल्व कर पाना तो देखिए मुश्किल है, क्योंकि 100% रिजॉल्व तभी किया जा सकता है जब हर एक डेटा रिकॉर्ड के लिए स्पेसिफिक उसके लिए एक डायरेक्ट एड्रेस टेबल क्रिएट की जाए। लेकिन वो अननेसेसरी मेमोरी वेस्टेज है, क्योंकि उस जितनी मेन मेमोरी उतने ही कंपैरिजन में आप डायरेक्ट एड्रेस टेबल भी क्रिएट कर दोगे, तो एक तरह से देखा जाए कहीं आपको एक्स्ट्रा मेमोरी काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड हो रही है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि नहीं, टेबल की साइज तो कम ही रखी जाएगी, लेकिन जो हैश फंक्शन है उसको बेहतर तरीके से चूज करना चाहिए, जिससे कि इफिशिएंट वे पे जो जो एड्रेस एलोकेशन है वो हो सके और कम से कम कोलिजन ऑकर हो। ये जो पर्टिकुलर सबसे बेसिक मेथड है डिवीजन मेथड, इसका एडवांटेज ये है कि ये काफी फास्ट है और केवल एक सिंगल ऑपरेशन यानी मॉड्यूलो ऑपरेशन के थ्रू हम इसमें एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर डेटा एलिमेंट के लिए। लेकिन डिसएडवांटेज भी ये है कि अगर यहाँ पे जो m यानी कि हमारी जो टेबल की साइज है, m इट मींस टेबल की साइज की बात की जा रही है कि अगर वो पावर ऑफ 2 है और वो नॉन प्राइम नंबर है, तो कहीं ना कहीं कोलिजन होकर होने के चांसेस ज्यादा हैं। नेक्स्ट टाइप का जो हमारे पास में हैश फंक्शन है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन मेथड। मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम बेसिकली क्या करते हैं, ये फ्लोर फंक्शन है जैसा कि आप देख सकते हो, और यहाँ जो हमारा की एलिमेंट है उसके साथ में हम किसी एक वैल्यू ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बेसिकली आइडिया ये है कि मल्टीप्लाई की के बाय अ कांस्टेंट ए। जो ए की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में कोई भी रैंडम वैल्यू है, कुछ भी रैंडम वैल्यू, देयर इज नो बाउंडेशन, एनी रैंडम वैल्यू यू कैन चूज। सो बेसिकली आइडिया इज दैट कि हमको की के साथ में कोई भी एक रैंडम वैल्यू जो 0 से 1 के बीच में रेंजेस है उसको मल्टीप्लाई करना है। एंड फाइनली जब मल्टीप्लाई करना है तो के ए माइनस फ्लोर फंक्शन ऑफ के ए। इट मीन्स जो भी के और ए में मल्टीप्लाई हो रहा है उसका फ्लोर फंक्शन तो बेसिकली आप जानते हैं कि अगर 0.8 है तो फ्लोर फंक्शन 0 होगा और सीलिंग फंक्शन 1 होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से जब हम इस पूरे ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे तो जो हमको रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी वो एक्चुअल में लोकेशन होगी किसकी, ये उस पर्टिकुलर जो की एलिमेंट है उसके रिकॉर्ड को स्टोर करने की, उसके उसको जो मेमोरी ब्लॉक असाइन होगा, हैश टेबल में कौन सा ब्लॉक असाइन होगा, वो नंबर यहाँ से हमें पता चलेगा। इसका डिसएडवांटेज है कि ये लिटिल बिट स्लोअर होती है, क्योंकि ऑब्वियस है यहाँ पे ऑपरेशन एक से ज़्यादा परफॉर्म हो रहे हैं। तो अगर मैं इसके यहाँ कंपैरिजन की बात करूँ, बेसिक डिवीजन मेथड की बात करूँ, तो यहाँ सिंगल ऑपरेशन है। यहाँ पे पहले तो दो मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, फिर उनके बीच में सब्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, देन वंस अगेन m मल्टीप्लाई हो रहा है। इवन फ्लोर एंड फ्लोर फंक्शन का भी हम 2 टाइम्स यूज कर रहे हैं। इट मीन्स इसकी जो प्रोसेस है डेफिनेटली इट विल टेक एक्स्ट्रा टाइम। And advantage is that the value of m is not critical and typically 2 to the power p, and p is a some constant over here। तो यहाँ पे कोलिजन होकर होने के जो चांसेस हैं थोड़ा सा कम हो जाते हैं। Apart from that, one more hashing concept we have through which we can assign the memory block, that is universal hashing. And the goal is hash function that produce random table indices irrespective of the keys। जैसे अभी तक हमने जो बेसिकली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वहां पे हम कीज को ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं कि भाई जो की है उस की के अकॉर्डिंग हमको डेटा एलिमेंट स्टोर करना है। अगर हम की बाउंडेशन को, उस लिमिटेशन को हटा देते हैं और हम एक रैंडम एलोकेशन करना चालू कर दें कि हमारा जो हैश टेबल है उसमें रैंडमली कोई ना कोई लोकेशन उसको असाइन कर दिया जाए कोई ना कोई डेटा को, तो दैट्स वाई ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। इसमें हमको क्या करना है कि हम एक प्राइम नंबर p चूज करते हैं जो इनफ होता है, लार्ज इनफ होता है कितनी कीज, यानी कि हमको सबसे पहले तो हमको ये सोचना है कि कितनी नंबर ऑफ कीज हो सकती हैं कितनी राइट नाउ, दैट डजंट मैटर। अगर मैं बात करूं कि किसी क्लास में आज 20 स्टूडेंट है लेकिन मैक्सिमम क्लास में 60 स्टूडेंट का एडमिशन हो सकता है, तो मैक्सिमम पॉसिबल जो कीज हो सकती हैं वो 60 हो सकती हैं। राइट नाउ इट इज 20, इट्स ओवर, इट्स ओके। तो दैट्स वाई हम एक p एक प्राइम नंबर लेते हैं जो लार्ज इनफ होता है, सो दैट एवरी पॉसिबल की इन दैट रेंज की 100% की आ ही जाए। तो दैट्स वाई 0 टू p-1, बिकॉज 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए p-1। तो हम यहाँ पे इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं इसकी, इसको 0 1 से लेकर p-1, और नेक्स्ट वाले पार्ट में आप देख लो 0 को हमने रिमूव किया, 1 से लेकर p-1। so here we can have this much of value, any value can have 1 2 3 4 5 up to p-1 है। here 0 से स्टार्ट है और यहाँ 1 से स्टार्ट है।
Now, what is the function? You can see here the function is that a into k. A we will choose from here and b we will choose from here. Actually यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो a का जो सिलेक्शन है वो आप इस लिस्ट से करोगे और जो b का सिलेक्शन है वो आप इस लिस्ट से करोगे। तो एनी कोई भी वैल्यू, कोई भी रैंडम वैल्यू जो इस रेंज में है वो आप उसको यहाँ पे a पे पुट अप कर दोगे और एनी वैल्यू जो इस रेंज में है वो इसको आप यहाँ पे b पे पुट अप कर दोगे। ए को मल्टीप्लाई करना है की से एंड देन प्लस वो बी वैल्यू ऐड कर देनी है। मॉड ऑपरेशन परफॉर्म करना है फर्स्ट टाइम पी के साथ में, जो पी का सिलेक्शन आपने यहां से करना है। अब वो पी क्या है वो तो आपने लार्ज इनफ वैल्यू जो है, जैसे मैंने स्टूडेंट की बात की कि मैक्सिमम 60 स्टूडेंट आ सकते हैं, तो पी की वैल्यू यहाँ पे 60 हो गई। एंड मॉड ऑफ एम जो हमने हैश टेबल की साइज ले रखी है वो यहाँ पे एम की वैल्यू है। चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि हमारे पास में मैक्सिमम जो कीज हो सकती हैं वो 17 है और जो हैश टेबल की साइज है वो है 6। अब मुझे एक पर्टिकुलर की है लाइक 8, इसको मुझे हैश टेबल में स्टोर करना है, तो वो किस लोकेशन में हैश टेबल में स्टोर होगा? तो उसके लिए हमने देखा यहाँ पे 3 इंटू 8, इट मीन जो हमने ए का सिलेक्शन किया है 17 में से 0 से लेकर 17 के बीच में कोई भी एक रैंडम वैल्यू दैट वाज 3 ओवर हियर, देन मल्टीप्लाइड विद द की एंड देन बी की अगर हम बात करें तो 1 से लेकर 17 के बीच में कोई भी रैंडम वैल्यू, सो हियर वी चूज द 4 and finally mod operation with the p value, that is the 17 over here, and whatever result we'll get here, then with that result we'll perform the mod operation once again with the size of the hash table। और फाइनली यू कैन सी हियर कि जो हमें रिजल्ट मिलता है कि फिफ्थ नंबर वाले लोकेशन में उस डेटा रिकॉर्ड को जिसकी की 8 है उसको हम वहां स्टोर कर देंगे। एडवांटेज है कि यूनिवर्सल हैशिंग प्रोवाइड गुड रिजल्ट ऑन एवरेज इंडिपेंडेंटली ऑफ द की टू द स्टोर। ऑब्वियस है, इंडिपेंडेंट है, की में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो ओके गुड है। and guarantees that no input will always elicit the worst case behavior। poor performance occur only when the random choice returns an inefficient hash function that has the small probability। बहुत ही कम चांसेस है कि ये वर्स्ट केस सिनारियो पे टास्क परफॉर्म करे। गॉट इट? सो ये कुछ ऐसे बेसिक हमने हैश फंक्शंस के बारे में डिस्कशन किया जो एक दूसरे से बेहतर हैं किसी न किसी मायने में। तो हम अपनी सुविधा अनुसार, अपने टास्क के अनुसार, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इनमें से कोई भी हैश फंक्शन बेसिकली चूज कर सकते हैं। नाउ कम इनटू द हैंडलिंग द कोलिजन। जैसा हमने यहाँ पे देखा था एग्जांपल कि भाई एक ही मेमोरी लोकेशन के लिए एक से ज्यादा डेटा रिकॉर्ड रिक्वेस्ट सेंड कर रहे थे। अब ऐसी सिचुएशन आ ही जाती है जिसको हम कोलिजन कहते हैं, तो उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है? उसको हैंडल करने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि चैनिंग है, ओपन एड्रेसिंग है। ओपन एड्रेसिंग के भी 3 पार्ट हैं, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, डबल हैशिंग। सो लेट्स सी वन बाय वन ईच। सबसे पहले बात करते हैं हम चैनिंग की। तो ये देखिए वही प्रीवियस सिचुएशन है कि यहाँ पे वंस अगेन जो हमारा अगला डेटा रिकॉर्ड है, जैसे कि एलेक्स का डेटा रिकॉर्ड है, उसके लिए भी हमको वंस अगेन सेम मेमोरी लोकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ गई। तो ऐसे सिचुएशन में हमको क्या करना है कि जैसे कि पहला रिकॉर्ड तो हमने स्टोर यहाँ पे ऑब्वियस है, इस पे जब हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया तो सबसे पहले हम कहाँ पहुंचेंगे? यहाँ पहुंचेंगे। अब यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट इस पे कि यहाँ पे हमारे पास एड्रेस मिलेगा कि भाई मेन मेमोरी में किस लोकेशन में वो डेटा रिकॉर्ड है। तो मेन मेमोरी में हम यहाँ से कहाँ पहुंचेंगे? जॉन के पास पहुंचेंगे। कंपेयर करेंगे क्या ये वही डेटा रिकॉर्ड, क्या ये लोकेशन फ्री है हमारी? तो यहाँ पे हमने देखा कि ये लोकेशन फ्री नहीं है। तो फिर अगला जो मेमोरी ब्लॉक फ्री है, इससे हमने उस डेटा ब्लॉक को फाइंड आउट किया। अगला मेमोरी ब्लॉक ये वाला फ्री था और उस पर्टिकुलर ब्लॉक पे हमने ये जो एलेक्स का डेटा रिकॉर्ड है वो स्टोर कर देंगे। एक्चुअल में आप बेसिकली ये देख पा रहे हो कि ये लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट है, जहां पे जॉन वाले जो ब्लॉक है, मेमोरी ब्लॉक है, उस पे अगले ब्लॉक का, यानी जिसमें एलेक्स का डेटा रिकॉर्ड स्टोर होगा, उस ब्लॉक का एड्रेस स्टोर किया गया है। और वो कोई कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन नहीं है, रैंडमली कोई भी लोकेशन जो मेन मेमोरी में फ्री है उस जगह पे एलेक्स का रिकॉर्ड स्टोर किया जा सकता है। इसी तरीके से जब अगर हमें डेटा रिकॉर्ड सर्च भी करना होगा, तो अगर हमें एलेक्स का रिकॉर्ड फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले तो हम उसकी की फाइंड आउट करेंगे। की के अकॉर्डिंग हम हैश टेबल पे जाएंगे। हैश टेबल में उस लोकेशन पे हमको मेन मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस मिलेगा जो कि हमको जॉन पे पहुंचाएगा। जॉन पे हम कंपेयर करेंगे क्या ये वही डेटा है जिसकी की ये इससे मैच कर रही है, एलेक्स है। तो देखा जाएगा कि नहीं भाई, वो डेटा रिकॉर्ड वैसा नहीं है। अगर नहीं है तो डेफिनेटली फिर उसके ब्लॉक के पास में अगले ब्लॉक का एड्रेस होगा। उस अगले ब्लॉक पे हम एलेक्स पे पहुंचेंगे, कंपेयर करेंगे, यस ऑफ कोर्स दिस इज द एलेक्स डेटा रिकॉर्ड, देन फाइनली वी कैन प्रिंट दैट रिकॉर्ड। तो ये जो कॉन्सेप्ट है लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ मल्टीपल कीज हैं।
तो इस पर्टिकुलर ब्लॉक के पास K1 और K4 का डेटा है, इसी तरीके से K5, K2, K7 का डेटा है, इसी तरीके से क्या लिस्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है, लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट है, इसको हम चैनिंग कहते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है एक तरह से चैन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे वर्स्ट केस ये है कि ऑल, अगर सपोज दैट एक ही मतलब सारी की सारी जितने भी डेटा एलिमेंट है सबको एक ही की असाइन हो रही है। अगर सबको एक की असाइन हो रही है तो अब एलेक्स के बाद में दूसरा रिकॉर्ड, दूसरे रिकॉर्ड के बाद में तीसरा रिकॉर्ड, तीसरे रिकॉर्ड के बाद में चौथा रिकॉर्ड, यानी सारे के सारे रिकॉर्ड एक ही लिस्ट में आ जाएंगे। और अगर ऐसा होगा तो दैट्स वाई जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग O ऑफ n हो जाएगी, क्योंकि लिंक लिस्ट में जब आपको सर्चिंग परफॉर्म करनी होती है तो लिंक लिस्ट की सर्चिंग का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज बिग O ऑफ n. It means you have to start from the header link list, header point and header node, and then afterwards one by one you will compare with each and every node ki where exactly that data element is present which you want to search out. Got it? So this is the one of the drawback you can say that ki worst case scenario में इसकी time complexity raise काफी बढ़ जाती है. Fine. एंड नाउ लेट्स डिस्कस वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सिंपल यूनिफॉर्म अगर हैशिंग का कॉन्सेप्ट हम यूज करें, सिंपल यूनिफॉर्म हैशिंग, तो एग्जेप्शन है कि एनी गिवन एलिमेंट इज, अब कोई एलिमेंट स्टोर होने के लिए आया, सिंपल हैशिंग का कॉन्सेप्ट, और कोई भी एलिमेंट इसमें स्टोर होने के लिए आया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन उस एलिमेंट की क्या होगी कि वो एलिमेंट जो स्टोर होने के लिए आया है उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उसमें कोलिजन ऑकर हो जाएगा अगर टेबल की साइज m है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन है कि आपका जो x यानी कि एक की और दूसरी की एक ही सेम पोजीशन पे आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/m। m इज नथिंग बट दी टेबल साइज। जितनी भी टेबल की साइज है अगर उसको मैं 1 से डिवाइड कर देता हूं तो वही प्रोबेबिलिटी होगी किसी नए एलिमेंट के उस हैश टेबल में इंसर्ट होने की और उसके कोलिजन ऑकर होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको याद रखना है, जो कई बार अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एमसीक्यूज वगैरह में पूछ लिया जाता है कि कोई नया डेटा एलिमेंट अगर इंसर्ट होने के लिए आ रहा है तो क्या प्रोबेबिलिटी है उस एलिमेंट के कोलिजन के ऑकर होने की। अगर एक नॉर्मल सिंपल यूनिफॉर्म हैशिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है तो प्रोबेबिलिटी है 1/m। एंड लेट्स टॉक अबाउट द लोड फैक्टर ऑफ द हैश टेबल। किसी हैश टेबल का लोड फैक्टर क्या होगा, कितना ज्यादा हैश टेबल पे लोड आ सकता है। तो लोड फैक्टर ऑफ द हैश टेबल इज अल्फा इक्वल्स टू n/m, जहां पे n इज नथिंग बट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर्ड इन टेबल, कितने एलिमेंट स्टोर हैं, एंड m इज नथिंग बट द नंबर ऑफ स्लॉट इन द टेबल, यानी कि इस टेबल में, यानी जो हमारी हैश टेबल है इसमें कितने एलिमेंट ऑलरेडी स्टोर हैं और इस टेबल की साइज कितनी है। अगर ये दोनों चीज हमको पता है तो n डिवाइड बाई m से हमें उस पर्टिकुलर टेबल की जो करंट लोड फैक्टर है वो हमें पता चल सकता है। ओके, एंड अल्फा इनकोड्स द अरेंज एवरेज नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर्ड इन चेन। इससे हमें ये पता चलता, लोड फैक्टर हमें ये बताता है कि कितने एवरेज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑलरेडी हमारे टेबल पे स्टोर हैं, और अल्फा की जो वैल्यू है वो बेसिकली 1 से बड़ी, 1 से छोटी या 1 के इक्वल हो सकती है। एनीथिंग इट कैन बी। नाउ लेट्स एनालिसिस दी हैश टेबल। तो अगर मैं एनालाइज करता हूँ, लेट्स सपोज दैट m नंबर ऑफ स्लॉट हैं विच इज प्रोपोर्शनल टू द n नंबर ऑफ एलिमेंट इन द टेबल, क्योंकि मैं डेफिनेटली जो आपकी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और अगर जो नंबर ऑफ स्लॉट हैं अगर वो इक्वल हैं, यानी ओपन एड्रेसिंग का समथिंग, सॉरी ओपन एड्रेसिंग की बात कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट एड्रेसिंग की अगर हम बात करें तो कुछ अगर ऐसा है तो जो n की वैल्यू है वो m की वैल्यू के इक्वल होगी। तो अगर मैं लोड फैक्टर की बात करूं तो लोड फैक्टर की आ जाएगी n/m, दैट इज n की वैल्यू भी m के इक्वल है तो बिग O ऑफ 1। तो जो सर्चिंग है, जो यहाँ पे एक बेसिक हैश टेबल में जो सर्चिंग का जो टाइम है वो ऑर्डर ऑफ 1 होता है, कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। किसी भी हैश टेबल में एवरेज की बात की जा रही है, एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होती है। वर्स्ट केस सिनारियो में इट कैन इंक्रीज। देन फाइनली इफ विल कम, देन कुछ कॉमन ओपन एड्रेसिंग मेथड हैं चैनिंग के बाद में, जैसे लीनियर प्रोबिंग हो गई, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग है, डबल हैशिंग है। तो वन बाय वन हम इनको भी देखते हैं। तो सबसे पहली बात आती है लीनियर प्रोबिंग कि अगर मान लीजिए कोलिजन ऑकर हो गया तो क्या करना है। अगर कोलिजन ऑकर हो गया है तो व्हेन देयर इज एन कोलिजन चेक द नेक्स्ट अवेलेबल पोजीशन इन द टेबल। लेट्स सपोज दैट यहाँ पे हमको कोई एलिमेंट स्टोर करना था इस पोजीशन पे और यहाँ पे कोलिजन ऑकर हो गया, ऑलरेडी डेटा एलिमेंट स्टोर है, तो अगली जो पोजीशन है वो यहाँ चेक की जाएगी, नेक्स्ट पोजीशन इस पे चेक किया जाएगा, ये भी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है।
तो जो नेक्स्ट अवेलेबल पोजीशन है वो यहाँ चेक किया जाएगा। चूंकि ये प्लेस खाली है तो इस पर्टिकुलर प्लेस पे अगला डेटा एलिमेंट स्टोर कर दिया जाएगा। मान लीजिए मैं कहता हूँ कोई भी स्पेस खाली नहीं है, तो यहाँ से ये रैप आउट होता है और वापस बिगिनिंग से जाके स्टार्ट हो जाता है और इस जगह पे फिर से चेकिंग परफॉर्म होती है। तो एच ऑफ के ऑफ आई इज इक्वल टू पहली जो आपने हैश फंक्शन है उस पे प्लस आई जो अगली पोजीशन है उसको हो जाती है और उस पे मॉड ऑपरेशन फिर से परफॉर्म किया जाता है। तो फर्स्ट स्लॉट एच ऑफ के हो गया, सेकेंड स्लॉट +1 हो गया, अगला स्लॉट +2 हो गया, इसी तरीके से सो ऑन आगे चलता रहता है। एंड इट कैन जनरेट एम प्रॉप सीक्वेंस मैक्सिमम। तो जनरेट मैक्सिमम अब ये इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा और जहां भी उसको खाली मिलेगी जगह उस जगह पे जाके एलिमेंट को स्टोर कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लीनियर प्रोबिंग के बाद में क्वाड्रेटिक प्रोबिंग की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में यही जो H1 के प्लस था उसमें आई को अब स्क्वायर के मतलब इट मीन्स जस्ट नेक्स्ट लोकेशन ना चेक करके स्क्वायर में इट मीन्स उससे जो नेक्स्ट ट्वाइस जो लोकेशन होती है उस लोकेशन को सर्च किया जाता है कि वो खाली है कि नहीं है, जिससे कि थोड़ा सा जो सर्चिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाती है। तो जैसा कि देखा जाए कि पहला जीरोथ प्रोब में तो एच के मॉड एन है, एन यहाँ पे आपकी वही टेबल की साइज है, हैश टेबल की साइज की हम बात कर रहे हैं। देन फर्स्ट प्रोब में क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे डेफिनेटली 1 है। आई हमारा जब पहला जब स्टार्ट हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। देन अगले स्टेप में मैं कहता हूँ ये भी जगह खाली नहीं है तो 2 का सेकंड नंबर वाली प्रोब है तो 2 स्क्वायर है, इट मीन्स इसमें 4 ऐड हो जाएगा, नेक्स्ट 3 का 9 ऐड हो जाएगा। इस तरीके से ith नंबर अगर प्रोब चल रहा है तो i का स्क्वायर यहाँ पे परफॉर्म होगा। सबसे पहले हम यहाँ चेक करते हैं कि जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें कि इंसर्शन 76 को हमको इंसर्ट करना है, तो अगर 76 को इंसर्ट करना है तो 6 नंबर वाले प्लेस पे स्टोर कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ 6 नंबर वाले प्लेस पे हमने 76 को स्टोर कर दिया, ये आ गया हमारा। देन अगर हम 40 इंसर्ट होने के लिए आ रहा है तो 5th नंबर वाले प्लेस पे 40 इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे इस जगह पे हमारा 40 इंसर्ट हो गया। देन 5th नंबर वाले प्लेस पे हम ओके। देन वंस अगेन अगर देखा जाए तो यहाँ 6 नंबर वाले प्लेस पे 48 इंसर्ट होने के लिए आ रहा है। तो अगर 6 नंबर वाले प्लेस पे फिर से 48 इंसर्ट होने के लिए आ रहा है तो हमको यहाँ पे क्या करना है, एक तरह से देखा जाए तो जो एच ऑफ के हमको मिला है, एच ऑफ के यहाँ क्या मिला है 6 मिला है, इसमें हमको ऐड करना है 1 और इस पे ऐड करने के बाद में हमको इसके साथ में मॉड्यूलो ऑपरेशन परफॉर्म कर देना जो हमारी टेबल की साइज है। तो जो ही हमको नेक्स्ट लोकेशन मिलेगी उस नेक्स्ट लोकेशन पे हम इस डेटा एलिमेंट को स्टोर कर देंगे। इसी प्रकार से ये सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते चलेंगे और हमको नेक्स्ट लोकेशन मिलती जाएगी जिसमें हम डेटा एलिमेंट को स्टोर करते चलेंगे। वन अगर देखा जाए तो जो सबसे लास्ट जो हमारी कोलिजन रिजॉल्विंग टेक्निक थी वो है डबल हैशिंग। और डबल हैशिंग एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो क्लस्टरिंग को अवॉइड करता है। क्लस्टरिंग इट मीन्स क्या है कि एक ही साथ बहुत सारे एलिमेंट का आ जाना उसको अवॉइड करने का काम करता है। थोड़ा सा एलिमेंट को डिलीट करना यहाँ हार्डर हो जाता है। वो क्यों होता है वो मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहले तो आपको यहाँ डबल हैशिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो डबल हैशिंग यहाँ पे आपने लगाई कि लेट सपोज दैट के की वैल्यू आपने पहली बार कोई एक मॉड ऑपरेशन परफॉर्म किया, मान लीजिए पहली बार में नहीं हुआ तो आपने दोबारा फिर से एक मॉड ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया उस पे। तो इस तरीके से 2 टाइम्स आप हैशिंग यहाँ परफॉर्म कर रहे हो और 2 टाइम्स के बाद में 3 टाइम्स भी करनी पड़ सकती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे 14 की बात करते हैं, अगर हमें 14 इंसर्ट करना, सबसे पहले 14 और हमारे पास टेबल साइज 13 थी तो हमने उसमें मॉड ऑपरेशन परफॉर्म किया, हमको पहली लोकेशन मिली। जब पहली लोकेशन पे गए तो हमने देखा यहाँ पे ऑलरेडी एलिमेंट है तो दोबारा हैशिंग परफॉर्म की। दोबारा हैशिंग कैसे परफॉर्म की कि हमको क्या करना है कि अब जो ये जो 14 है इस पे हम मॉड 11 के साथ, अच्छा ये 11 क्या चूज किया हमने, 11 ही क्यों चूज किया, कोई भी एक वैल्यू आप चूज कर सकते हो लेकिन वो इतनी इनफ होनी चाहिए कि उसमें कोलिजन ऑकर होने के चांसेस ना हो। 13 से कम होगी और ऑब्वियस है 1 से लेकर 13 के बीच में कोई भी वैल्यू आप चूज कर सकते हो। अच्छी वैल्यू हमें चूज करना चाहिए तो दैट्स व्हाई हमने रैंडमली यहाँ पे 11 चूज कर रखा है। एंड वंस अगेन यू विल अप्लाई दैट ऑपरेशन विद दिस एंड जब आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे आप देखोगे इसमें 11 के साथ में परफॉर्म करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 को ऐड किया एंड के है हमारा यहाँ पे राइट नो 14 मॉड अगर 11 करते हैं तो हमें मिलेगा 3, दैट्स वाई ये आया हमारा यहाँ पे रिजल्ट 4। और इस 4 के साथ में 1 + 4 के साथ में फिर से हमने मॉड्यूलो परफॉर्म किया, हमको मिलता है 5।
जब हम यहाँ 5 नंबर लोकेशन पे आते हैं, इस जगह पे हमने देखा कि ये 5 नंबर लोकेशन भी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। जब ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो अब हमको यहाँ पे नेक्स्ट प्रोब फिर से परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये पहला ऑपरेशन, दूसरा, अब ये सेकंड ऑपरेशन। तो देखिए यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लीकेशन हो गया, और लेकिन बाकी इसका फिर से वही टास्क परफॉर्म करना है। फिर से वही टास्क परफॉर्म करने के बाद में यहाँ 4 आएगा, 4 में 2 मल्टीप्लाई हो गया, 8, 8 प्लस 1 9, 9 मॉड्यूलो 13। तो दैट्स वाई 9th नंबर लोकेशन पे आपको 14 यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। दैट इज द वे, जो ब्लैंक स्पेस है तो इसलिए यहाँ पे 14 इंसर्ट हो जाएगा। तो ये एक डबल हैशिंग का कॉन्सेप्ट है, जो कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसके थ्रू हम कोलिजन को अवॉइड कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। So I hope you understood how the hashing concept works. Here we have seen what kind of different hashing functions we have, and if suppose that collision occurs, so how we can handle it out. So this is the overall hashing concept. इसमें भी बहुत सारे ऐसे examples हैं, कई सारे questions हैं. Do your practice, and if you have any doubt, we'll discuss. Thank you everyone.